पारसिक तथा ईरानी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हरवामनी वंश के राजाओं ने किया, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इस वंश के संस्थापक कुरुस लगभग 558 से 530 ईसा पूर्व की सेना भारत के समीप तक पहुंच गई थी। उस समय के यूनानी लेखक हेरोडोटस, एरियन एवं स्ट्राबो के अनुसार कुरुस ने जेट्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग को तय करके भारत पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया था। निर्याकर्स तथा मैगस्थनीज के अनुसार पारसिक राज्य का साइरस नामक राजा आक्रमण करके भारत तक नहीं पहुंच सका था, जबकि प्लिनी के एवं जैनोकोन के अनुसार उसने भारतीय क्षेत्र को अधिकृत किया था। पारसीन राजा साइरस ने भारत पर आक्रमण कर सफलता प्राप्त कर ली या नहीं, इसमें इतिहासकारों के मतभेद हो सकते हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा साइरस भारत के द्वार तक पहुंचा था। ईरानी आक्रमणकारियों के हमले का इतिहास के पृष्ठों में विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज है। कुरुश के उत्तराधिकारियों में प्रमुख था दाराई-वहू 552 ईसा पूर्व से 480 ईसा पूर्व, जिसे भारत पर आक्रमण करने में सफलता मिली। दाराई-वहू के इस अभियान की सफलता का उल्लेख उसमें बेहिस्तून, पर्सिपोलिन एवं नक्शे रुस्तम अभिलेखों में मिलता है। द्वारा प्रथम के समय पारसिक अधिपत्य का अधिक पुष्ट प्रमाण मिलता है। दाराई-वहू के पुत्र खसमार्ग जकशिंज 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व ने जीते गए भारतीय प्रदेश पर अधिकार बनाए रखा। उसके उत्तराधिकारी दाराई-वहू तृतीय ने सिकंदर द्वारा थोपे गए अखेला युद्ध 331 ईसा पूर्व में भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किए जाने का विवरण मिलता है। सिकंदर द्वारा पराजित कर दिए जाने के बाद भारत पर से ईरानी अधिकार खत्म हो गया था। भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत लगभग 200 वर्ष तक ईरानी व पारसिक अधिकार क्षेत्र में रहा। इसी अवधि में भारतवासी किसी विदेशी संस्कृति के संपर्क में आए। इस संपर्क से भारत का अन्य सुदूर पश्चिम एशियाई एवं मध्य एशियाई देशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सका। इस संपर्क के परिणामस्वरूप पहली बार भारतीय सेनाओं का यूरोपीय सेनाओं तथा भारतीय दार्शनिकों का यूरोपीय दार्शनिकों से संपर्क स्थापित करने का मौका मिला। कुछ विद्वानों का मत है कि ईरानी व फारसी रजत मुद्रा सिग्लोय के आधार पर ही भारत में सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन का कार्य आरंभ हुआ, पर प्रोफेसर जी.आर. शर्मा ने कौशाम्बी खुदाई के उपरांत मिली ताम्र मुद्राओं का प्रयोग पहले आने की बात कही है। मौर्य सम्राट अशोक महान के समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग में प्रयुक्त खरोष्ठी लिपि के स्रोत के रूप में पारसिक एरेमाइक लिपि को ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखन का एक खास रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्ठी के नाम से मशहूर हुई। यह लिपि अरबी लिपि की तय दाएं से बाएं लिखी जाती थी। हैवेल, मार्शल स्न्यूअर्ड एवं डॉक्टर रोमिला थापर ने मौर्यकालीन यवनों पर पारसिक सूसा तथा पर्सिपोलिस के प्रभाव की बात कही, पर वासुदेव शरण अग्रवाल ने मौर्यकालीन प्रासादों को पूर्णतः स्वदेशी होने की बात कही है। रोमिला थापर के अनुसार सम्राट अशोक ने चट्टानों पर अभिलेख खुदवाने की प्रथा संभवतः एक्मेनिड शासकों से ली थी। ईरानी और पारसिक आक्रमणों के फलस्वरूप भारतीय राजाओं में साम्राज्यवादी विचारधारा की भावना प्रबल हुई। पारसिक छत्र प्रणाली का प्रयोग शक तथा कुषाण शासकों ने किया। पारसिक राजाओं ने महाराजाधिराज, परम दैवत, परम भगवत जैसे उपाधियाँ ग्रहण की थी, जिसको भारतीय राजाओं ने अपनाया। मौर्य काल में दंड के रूप में सर घुटवाने की प्रथा, स्त्री शरीर रक्षकों की नियुक्ति, मंत्रियों की कक्ष में हर समय अग्नि के प्रज्वलित रहने आदि की व्यवस्था पारसिकों से ही ग्रहण की थी। उपरोक्त स्थितियों की जानकारी के बाद आइए इस बात को देखें कि पारसिक आक्रमण के बाद के भारत की क्या तस्वीर सामने आती है। भारत व ईरान के साथ संबंध। भारत का ईरान के साथ बौद्धिक काल से ही बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है। विद्वानों की धारणा है कि इन दोनों ही देशों के निवासी आर्यों की संतान है। प्रारंभ में वे एक ही स्थान पर निवास करते थे, क्योंकि इनकी भाषा में बड़ी ही समानता मिलती है। इस प्रकार इन दोनों की धमनियों में एक ही पूर्वज का रक्त प्रवाहित हो रहा है। मतभेद उत्पन्न हो जाने या अन्य कारणों से ये अलग हो गए थे और दो भिन्न भिन्न देशों के निवासी बन गए।
यह अभी निश्चित नहीं हो सका कि भारतीय आर्य ईरान से भारत आए अथवा ईरानी आर्य भारत से ईरान गए, किंतु इतना तो निश्चित है कि स्थल तथा जल दोनों ही भाग से इनका पारस्परिक संबंध बना रहा। चूँकि ईरानी आर्य भारत की धन संपदा तथा भारत में प्रवेश करने वाले मार्गों से परिचित थे, अतएव वे भारत की तत्कालीन राजनीति, अलगाव और आपसी संघर्ष में लगे रहने की दुर्बलता का लाभ उठाकर फारस के विशाल तथा सुसंगठित साम्राज्य के महत्वाकांक्षी सम्राटों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इनके आक्रमणों का विवरण कुछ इस प्रकार सामने आता है। कुरुस का आक्रमण, जैसा कि पहले वर्णित किया जा चुका है, भारत में सर्वप्रथम पारसिक आक्रमण कुरुस के नेतृत्व में हुआ था। उसका शासनकाल 550 से 530 ईसा पूर्व माना जाता है। वह ईरान का बड़ा ही प्रतापी महत्वाकांक्षी सम्राट था। अपने आस पड़ोस के राज्यों को जीतकर उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। एक विशाल सेना के साथ पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। उसने शक स्थान तथा मकरान पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर हिंदुकुश पर्वत को पार कर कपिशा नगरी पर धावा बोल दिया। इस आक्रमण से उसने कपिशा नगरी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। तदुपरांत उसने सिंधु के आक्रमण पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ पर उसकी बुरी तरह पराजय हुई और वह केवल 7 साथियों के साथ ही बचकर भाग निकलने में सफल रहा। दारा का आक्रमण, यह कुरुस वंश का प्रतापी राजा था। उसका शासनकाल 521 से 485 ईसा पूर्व माना जाता है। उसने भारत पर आक्रमण कर कंबोज, गांधार तथा पश्चिमी भाग तथा सिंध प्रदेश पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। इतिहासविद प्रोफेसर श्रीनेम पांडे के अनुसार पारसिक आक्रमण के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। पारसिक आक्रमण से भारत के पश्चिमोत्तर भारत की राजनीतिक दुर्बलता का पता चल गया। पारसिक आक्रमण के बाद भावी आक्रमणकारियों को इसके प्रवेश द्वार का पता चल गया। फलस्वरूप यूनानियों, शक्कों, कुषाणों आदि ने इसी द्वार से भारत में प्रवेश किया। पारसिक आक्रमण के बाद कुछ ईरानी भारत में पश्चिमोत्तर भाग में बस गए। इससे दोनों में रक्त सम्मिश्रण आरंभ हो गया। पारसिक आक्रमण के बाद दोनों देशों में घनिष्ठ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, जिसका लाभ दोनों ही देशों को मिला। पारसिक आक्रमण के बाद भारतीयों को इस बात का सबक मिला कि उन्हें भी फारस की भांति एक विशाल तथा सुसंगठित राज्य की स्थापना करनी चाहिए। पारस के शिल्पकारों और भवन निर्माताओं ने पारसिक कला तथा शैली की प्रचार भारत में किया, जिसको आने वाले समय में मौर्य साम्राज्य में स्पष्ट रूप से देखा गया। भारत के खरोष्टी लिपि का प्रचार पारसिक आक्रमण का प्रतिफल है, जिसका प्रयोग सम्राट अशोक ने अपनी अभिलेखों में किया। भारत में सिक्कों, विशेषकर सोने और चांदी के सिक्कों का प्रचलन पारसिक आक्रमणकारियों की ही देन है, जिन्होंने अपने शासनकाल में इसका प्रयोग किया। चंद्रगुप्त मौर्य का अपने बाल धोने के अवसर पर उत्सव मनाना तथा सभा कक्ष में अग्नि ज्वाला प्रज्वलित रखना तथा सम्राट अशोक के शिलालेखों में उत्कीर्ण करने की शैली, उसकी भाषा तथा उसमें बने हुए घंटे पारसिक प्रभाव का ही प्रमाण है। इन जानकारियों के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं यूनानी विजेता सिकंदर की ओर, जिसकी सेना ने सिंधु नदी पार कर अपना डेरा जमा लिया था। सिकंदर की भारतीय नरेशों की ओर से प्रतिरोध की आशा, लंबे सफ़र और लगातार युद्धों में रत रहने वाली सेना के बारे में सिकंदर को युक्ति सूझी थी कि उसे आराम करने का अवसर दिया जाए। अपने साथ लाए हुए भारे के सैनिकों से उसे इस बात की जानकारी मिल चुकी थी कि उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां आने वाली है। एक चुनौती का नाम था आम्भी, दूसरे का पोरस तथा केकम नरेश। उसे भेदियों से इस बात की सूचना मिल चुकी थी कि पारसमन आक्रमणकारियों के बाद भारत के छोटे छोटे बिखरे हुए राजाओं ने अपनी शक्ति मजबूत कर ली है। उसे इस बात की संभावना दिखाई दे रही थी कि आम्भी और पोरस दोनों ने मिलकर यदि संयुक्त मोर्चा बना लिया और उनकी सेनाओं ने डटकर मुकाबला किया तो उसे एक कदम भी आगे बढ़ने का अवसर न मिल पाएगा। इसी अंदेशे में ध्यान में रखते हुए उसने सैनिकों को विश्राम दे दिया था। उसने अपने भेदिए आम्भी और पोरस के राज्य में भेज दिए थे। उनके जिम्मे यह काम सौंपा था कि दोनों नरेशों की ओर से संयुक्त या अलग अलग सैनिक तैयारियां होती है तो उस तक तुरंत सूचना पहुंचाई जाए। इन भारतीय नरेशों की ओर से उसे खदेड़ने की कोई तैयारी सामने न आई। गांधार का राज्य, जिसे तक्षशिला भी कहा गया है, सिंधु नदी के पूर्व में स्थित था। तक्षशिला उसी की राजधानी थी।
पूर्व का केकम राज्य, जो कहीं कहीं पोरस राज्य भी कहा गया है, झेलम तथा चिनाव नदी के मध्य स्थापित था। सिकंदर उस समय अपने शिविर में था। वह अपने सेनापतियों फिलिप्स, सेल्यूकस और साथ आए इतिहासकार मेगास्थनीज के साथ आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहा था। उसने कहा, यह अच्छा हुआ कि हम भारत के इस भूभाग पर ऐसे समय में पहुँचे जबकि वर्षा ऋतु शुरू होने वाली है। वर्षा किसी भी समय हो सकती है। वर्षा होते ही यहाँ की नदियों में ऐसी बाढ़ आती है कि मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर हमारे लिए अच्छाई कहाँ है यमराज? सेनापति सेल्यूकस ने पूछा। हाँ अलक्षेंद्र, इस मामले में आपका अभिप्राय मैं भी नहीं समझा। दूसरे सेनापति फिलिप ने उत्सुकता दिखाई। इस बात को आप स्पष्ट करने की कृपा करें मेगास्थनीज। सिकंदर ने मेगास्थनीज की ओर देखकर कहा, यहाँ की भूमि ऐसी दलदली है कि जरा सी वर्षा होते ही कीचड़ और फिसलन भरी हो जाती है। मेगास्थनीज ने बताना आरंभ किया, ऐसी भूमि पर शीघ्र तरह से दौड़कर चला नहीं जा सकता। इस भौगोलिक अवस्था के कारण नदी पार के राजागण ना तो हमारी सेना पर हमला करने की सोचेंगे, ना ही वे इस बात को सोचेंगे कि उनके सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतारना पड़ सकता है। इस समय का भरपूर लाभ हम इस रूप में उठाएंगे कि हमारे सैनिकों को पूर्ण विश्राम का अवसर मिल जाएगा। सिकंदर ने अच्छाई पर प्रकाश डालते हुए कहा, यह ऋतु इस देश में लगभग 4 माह तक रहती है। नदियाँ पूरे उफान पर होती है। लगभग 4 माह का समय हम निश्चितता से गुजार सकते हैं। इस बीच आगे के सारे राज्यों के बारे में भी जानकारियाँ एकत्र कर लूँगा। जैसे कि मैंने एक ताज़ा सूचना पाई है कि केकम नरेश पोरस हाथी पर बैठकर युद्ध करता है। उसके पास एक विशाल हाथियों की सेना है। और मैंने भी स्थानीय लोगों से यहाँ के एक अन्य राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई है यमनराज, सेल्यूकस ने कहा। वह क्या? सिकंदर ने पूछा। यह जानकारी गांधार राज्य से संबंधित है, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। गांधार राज्य केकम राज्य से पहले हमारे मार्ग में पड़ेगा। गांधार राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है सेनापति? सिकंदर ने कौतुक से भरकर पूछा। अति महत्वपूर्ण, सेल्यूकस ने उत्साही स्वर में कहा। गांधार नरेश बूढ़े हैं और उनका युवा पुत्र आम भी अति महत्वाकांक्षी है। अति महत्वाकांक्षी से आपका क्या आशय है सेनापति? क्या वह वीर योद्धा है? उसके योद्धा बल को तो अभी ना ही उसके राज्य ने आका है, ना ही किसी पड़ोसी राज्य ने, क्योंकि पिता के राज्यासीन होते हुए उसे किसी भी युद्ध में उतरने को मौका नहीं मिला। मैं उसके महत्वाकांक्षी होने की बात एक अन्य अर्थ में कह रहा हूँ, स्पष्ट कीजिए। वह केकम नरेश को पराजित हुआ देखना चाहता है। यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि केकम राज्य उसके सबसे समीप का राज्य है। इस स्वाभाविकता से अलग उसकी महत्वाकांक्षा है। वह चाहता है कि कोई आकाशीय बिजली केकम नरेश पोरस पर गिरे और उनका अंत हो जाए। यह महत्वाकांक्षा नहीं, सपना है। खैर, वह ऐसा क्यों चाहता है सेनापति? क्योंकि कुछ समय पहले केकम नरेश की विशाल सेना के साथ उनके पिता का भीषण युद्ध हो चुका है। उस युद्ध के परिणाम में गांधार नरेश को हार का मुंह देखना पड़ा। बात हार तक ही होती तो भी राजकुमार आम्भी के मन में द्वेष की ऐसी ज्वाला न सुलगती जैसी सुलग रही है। युद्ध के बाद केकम नरेश पोरस ने गांधार नरेश के गले लगकर संधि कर ली। उन्हें न सिर्फ मुक्त कर दिया, बल्कि जीते हुए गांधार राज्य को लौटा भी दिया। ऐसी महानता है केकम नरेश पोरस में। सिकंदर ने बुदबुदा कर कहा, खैर, इसमें गांधार राजकुमार आम्भी को देश किस बात का है? उसे तो केकम नरेश का उपकार मानना चाहिए। उसे अपने पिता का बंदी बनाया जाना, फिर मुक्त कर दिया जाना, कुछ ऐसा लगता है जैसे केकम नरेश ने जानबूझकर अपमानित करने के लिए यह सब किया है। अपमान की ज्वाला उसके मन में हर समय धधकती रहती है। गांधार नरेश के जीवित रहते ना तो वह सेना सजाकर केकम नरेश को ललकार सकता है, ना ही अपमान का बदला चुका सकता है। बस वह छटपटाता रहता है। वह कामना करता है कि आकाश से बिजली गिरे और केकम नरेश का काम तमाम कर दे। यह शौर्यता का स्वभाव नहीं, कायरता है। सिकंदर ने बुदबुदा कर कहा, इतने अंदर तक भी जानकारी आपको किस सोच से मिली सेनापति? आजाखेट करता हुआ उसका एक युवा मित्र इधर भटक कर आ गया था। सैनिकों ने उसे गुप्तचर समझकर पकड़ा। वह मेरे सामने लाया गया। उसका नाम कृत्यवर्मन है। वह गांधार राजकुमार का बचपन का मित्र है। उससे पूछताछ से ये सब बातें मेरे सामने आई। राजकुमार आम्भी के सोच विचार और दिल की बातों का वह राज दरबार है।
कृत्यवर्मन का यह भी कहना है कि राजकुमार आम्भी को यदि सुअवसर मिल जाए तो वह आपके कदमों में फूल बिछाकर आपका स्वागत करे, पर यह सब कुछ वह इसलिए करने को तैयार है ताकि केकम नरेश का किसी तरह नाश हो। वह अपने हाथों केकम नरेश का नाश होने की प्रतीक्षा कर रहा है। गांधार राजकुमार का बचपन का वह साथी अब कहाँ है? मैंने उसे जाने दिया, मगर जाते हुए काफ़ी सारा नकदी उपहार भी दिया। मैंने उसे काम सौंपा है कि वह राजकुमार आम्भी का दिल टटोले, उसे हमसे संधि करने को उकसाए और हमें आकर सूचना दे। मैंने उससे यह भी कहा है कि वह पता लगाए कि क्या राजकुमार आम्भी में अपने पिता के विरुद्ध पग बढ़ाने की इच्छा शक्ति है, क्या वह खुद गांधार नरेश कहलाने की महत्वाकांक्षा रखता है। उसको मैंने आश्वस्त किया है कि इन सब बातों की खबर लाकर देगा तो उसे उचित पुरस्कार दिया जाएगा। यदि ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं सेनापति, तब मैं यही कहूँगा कि मैं एक नया अनुभव उठाऊँगा। प्रबल संभावना है कि ऐसा ही होगा, सेनापति सेल्यूकस ने कहा। फिर वे अन्य विषय पर वार्ता में लिप्त हो गए। सिकंदर को आम्भी का निमंत्रण पत्र। सेल्यूकस ने आम्भी के मित्र कृत्यवर्मन के मन में लोभ का जो बीज बोया था वह उसकी तक्षशिला पहुँचते पहुँचते अंकुरित हो उठा था। वह सीधे राजकुमार आम्भी से जाकर मिला। उसने कहा, वह समय आ गया है गांधार राजकुमार, जब आप अपने बैरी केकम नरेश से अपने पिता के साथ हुए अपमान का बदला ले सकते हैं। कैसे, क्यों कर? आम्भी ने चौंक कर पूछा और उसका हाथ थामकर अपने निजी मंत्रणा कक्ष में ले गया। बैठने के साथ बोला, अब यहाँ वह बात बोले जो बाहर बोली थी। बाहर इसलिए नहीं कि पिताश्री अपमान का बदला लेने के मेरे विचारों को सुनना भी पसंद नहीं करते। उन्होंने केकम नरेश से मित्रता का जो हाथ बढ़ाया है उसे मरते दम तक निभाने के लिए प्राणबद्ध है। और आप मित्र, मेरा तन सूल से बिंध रहा है। वह दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। जब मेरे पिता को बंदी अवस्था में केकम नरेश के दरबार में ले जाया गया था तब उनका सिर झुका हुआ था। एक नरेश के सामने एक नरेश के झुके हुए सिर का बड़ा मर्माहत था। मुझे उतनी पीड़ा तब भी न होती यदि केकम नरेश द्वारा मेरे पिता का सिर कलम कर दिया जाता। तब मैं उस घटना को नियति समझकर धैर्य कर लेता, क्योंकि हारे हुए राजा को ही दो ही परिणाम भोगने पड़ते हैं, या तो वह राज्य छोड़कर भाग जाए या वध कर दिया जाए। पर यह कैसी व्यवस्था जिसमें अधीनता थी, माफ़ी थी और मैत्री संधि भी थी। मैं आपके मन की गति समझ रहा हूँ राजकुमार, क्योंकि मैं आपका बाल मित्र हूँ। तुमने किस समय की बात की थी जिसमें मैं अपने पिता के साथ हुए अपमान का बदला ले सकता हूँ? आप इस बात को जान ही चुके हैं कि यूनानी विजेता सिकंदर नाम की आंधी ने भारत भूमि में पदार्पण करके अपना डेरा नदी के उस पार डाल दिया है। कृत्यवर्मन ने कहा, मैं ही क्या, इस बात को आर्य भूमि का हर जागरूक नागरिक जान चुका है। आम्भी ने कहा कि यूनानी विजेता रूपी आंधी इधर बढ़ती चली आ रही है। मैं उस आंधी के सेनापति से मिलकर आया हूँ। राजकुमार कृत्यवर्मन ने बताया। तुम किस तरह? कृत्यवर्मन ने अपनी आखेट पर जाने और सर्कुलस के सामने पहुँचाने जाने तथा उससे हुई वार्ता की जानकारी दे डाली। सुनता हुआ आम्भी चकित होता रहा। सेल्यूकस की ओर से मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप दी गई है, कृत्यवर्मन ने प्रसन्न स्वर में बताया। तो तुमने मेरे मन के भावों को यूनानी सेनापति के सामने खोल दिया है। यदि मैंने अनुचित किया है तो क्षमा करे राजकुमार। यवन सैनिकों और सेनापति ने अपनी जान बचाने के लिए मेरे समक्ष इस युक्ति के अलावा कोई चारा न था कि मैं उन्हें इस लोभ में डालूं कि भारत भूमि में उन्हें एक मित्र मिल सकता है। क्या यवन सेनापति मेरा मैत्री संबंध स्वीकारने का अभिलाषी है? यवनों को उसकी आवश्यकता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इसे स्वीकारें या ठुकरा दें। यह मैत्री पर प्रस्ताव अस्वीकारना वर्तमान समय की भयंकर भूल होगी। सिकंदर ने जिस जिस देश पर आक्रमण किया उस देश के अधिपति ने या तो अधीनता स्वीकारी या फिर मौत को गले लगा लिया। वह नदी तट के उस पार वर्षा ऋतु निकट देख रुक गए हैं, मगर इसका अर्थ यह नहीं कि वह लौट जाएंगे। जैसे ही मौसम अनुकूल होगा यवन सेना मार काट मचाती हुई घुस आएगी। वह टिड्डी दल की तरह आगे बढ़ती जाएगी और पीछे छोड़ती जाएगी तबाहियों के निशान। उसके आतताई हमले से
गांधार भी न बच सकेगा। यदि गांधार को बचाया जा सकता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि उससे संधि कर ली जाए तथा यवन सेना नामक आंधी का रुख केकम राज्य की ओर मोड़ दिया जाए। यही मेरी भी सोच है राजकुमार। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। गांधार की तबाही भी बच जाएगी, तक्षशिला के वैभवशाली इतिहास का नाश होने से बच जाएगा तथा केकम नरेश का पतन कराकर बदला भी चुकाया जा सकेगा। बहुत अच्छी युक्ति ढूंढ कर लाए हो मित्र। मेरी ओर से मित्रता का पत्र लेकर सिकंदर के सेनापति के पास जाओगे? अवश्य, परंतु आने वाले समय में आपको शीघ्रता से राज सत्ता की पकड़ अधिक से अधिक अपने हाथों में रखनी होगी। कृतनी अगली नीतिगत बात बताई। ऐसा न हो कि आप सिकंदर के पास मैत्री पत्र भेजें और जब मैत्री निभाने का समय आए तो आपके पिताश्री सेना सजाकर सिकंदर का रास्ता रोकने के लिए अड़ जाए। यदि ऐसा हुआ तो द्वेष, आक्रोश और क्रोध में भरा हुआ यूनानी योद्धा अपने सिपाहियों को यहाँ ऐसी भीषण तबाही मचाने का आदेश देगा कि वर्षों तक उस तबाही की जख्म के घाव भरे न जा सकेंगे। तुमने नीति संगत बात कही कृत। मैं आज से ही प्राण प्रण से इस चेष्टा में लग जाता हूँ कि गांधार राज्य की सत्ता की बागडोर अधिक से अधिक मजबूती के साथ अपने हाथ में ले सकूँ। मैं ऐसी परिस्थिति पैदा कर दूंगा कि जब सिकंदर का आगमन इस राज्य पर हो तो मैं पूरे जोश के साथ उसका स्वागत करूँ और पिताश्री असहाय भाव से एक और खड़े देखते रह जाए। यदि आप तीनों हो तो अपनी नीति को मेरे सामने प्रकट करें। संभव है उसमें कोई दोष हो तो मैं उचित सुझाव दे सकूं। मैं सैन्य अधिकार अपने हाथ में ले लूँगा। राज दरबारियों को इस सत्यता से परिचित कराऊंगा कि सिकंदर नाम की आंधी कितनी भयानक है। उसके रास्ते में अड़ना सिर्फ तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि आंधी को निकल जाने का रास्ता दे देना ही समझदारी होती है। बिल्कुल ठीक, यही उचित रहेगा। मैं गांधार राज्य की जनता में इस बात को भरूंगा कि गांधार नरेश बूढ़े हो गए हैं, सत्ता की बागडोर युवा के हाथों में होनी चाहिए। मैं गांधार राजकुमार हूँ, आने वाले कल में मुझे ही नरेश बनना है। फिर जो काम कल होना है वह आज ही क्यों न हो जाए। आप सही रास्ते पर है, मैं संतुष्ट हूँ राजकुमार। अब मैत्री पत्र लिखे, जिसे लेकर मैं आने वाली प्रातः ही यहाँ से रवाना हो जाऊँ। आम्भी उस ओर बढ़ गया जहाँ पत्र लिखे जाने की सुविधा और व्यवस्था थी। राजकुमार आम्भी का मैत्री पत्र सहेज कर कृत्यवर्मन आम्भी के साथ उसके मंत्रणा कक्ष में सजगता से बाहर आया। आचार्य चाणक्य की आम्भी कृत्य पर चिंता। राजकुमार आम्भी ने अपने मित्र कृत्य के साथ मिलकर सिकंदर को मित्र बनाने के कुचक्र का जो मंसूबा बनाया था उसे गांधार की आंधी से ज़्यादा जनता जान गई थी। बात जानने तक ही न रह गई थी। आम्भी ने खुले शब्दों में लोगों को सिकंदर का भय दिलाते हुए अपने पक्ष में मोड़ना आरंभ कर दिया था। वह गांधार का राजकुमार और नरेश था। बेशक गांधार की जनता सैनिक राजदरबारी आम्भी के साथ मन से न थे, पर दिखावे के लिए उसकी हाँ में हाँ कर रहे थे। आम्भी को अच्छा संयोग इस बात का भी मिल गया था कि सब कुचक्र के मार्ग पर बढ़ा था। उसी समय गांधार नरेश अपने विश्वस्त सेनापति और कुछ एक राजदरबारियों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। आम्भी ने नरेश के तीर्थाटन पर जाने के संयोग को अपने अच्छे सौभाग्य के रूप में लिया था। उसके विचारों के विरोध की शक्ति सिर्फ नरेश में ही थी और वे राज्य के बाहर थे। पर एक व्यक्ति गांधार में और था जो आम्भी के विचारों का प्रबल विरोध कर सकता था। वह था आचार्य चाणक्य। तक्षशिला के गुरुकुल मठ में रहकर वे आम्भी के कुचक्र के काट की युक्तियाँ तलाश कर रहे थे। वे अपने पास अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ने आने वाले युवाओं, राजकुमारियों, प्रियजनों को खुलेआम बता रहे थे कि आम्भी के पक्के निंदा करते हैं। अपनी शक्ति भर वे आम्भी के इस कदम को रोकेंगे। वे गुरुकुल के मठ में उस समय बैठे हुए थे जब मालवगण के राजकुमार सिंहरन तथा अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त के साथ देश की राजनीति दशा पर विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श के बीच चंद्रगुप्त आचार्य के ही बताए कार्य से उस समय मठ से बाहर चला गया था। जब चाणक्य के सम्मुख सिर्फ सिंहरन था। चाणक्य कह रहे थे, मैं उन लोगों को
करुण रुदन और पीड़ा से व्यथित हूँ, जो यमन आतताई सिकंदर के जीते हुए राज्यों से भाग भाग कर तक्षशिला में इस आशा से आए हैं क्योंकि यह नगरी उन्हें सुरक्षित नजर आई है। वे यहाँ कुछ समय रुककर अपने उन जख्मों की टीस को मिटाने की आशा से आए हैं। अब यमन आक्रमण सेना की मार काट से उनके जख्म हरे न होंगे। वे यहाँ शरण लेकर अपने उन परिजनों के संताप को हल्का करना चाहते हैं जो आतताई यमन आक्रमणकारियों द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इन बेचारों को कैसे कोई बताए कि वे यहाँ शरण लेने के बाद भी अधिक दिनों तक सुरक्षित नहीं रहने वाले हैं। मुझे भी इसी बात की चिंता है आचार्य, सिंहरन ने कहा। खून मुँह लगे बाघ को निमंत्रण करना किसी भी तरह अक्लमंदी नहीं हो सकती। अब तो यमनों के दूत खुलेआम यहाँ आने जाने लगे हैं। जानते हो वे क्यों आ जा रहे हैं? चाणक्य ने पूछा। जानने की चेष्टा कर रहा हूँ आचार्य। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र की लेखनी और मति प्रस्तुत की जा रही है। यह सब न रुका तो शीघ्र विनाश का कारण बनेगा। सिंहरन ने अपना कथन पूरा किया ही था कि एक खंभे की ओर से फुर्ती के साथ आम भी सामने आ गया। उसके हाथ में तलवार सदी हुई थी। वह अकेला न था, उसके साथ पीछे पीछे दबों कदमों में उसकी बहन अलका भी चली आ रही थी। आंधी को सहसा प्रकट होते देख चाणक्य ने तेजी से कहा, सावधान सिंहरन, राजकुमार तुम्हारे पीछे। सिंहरन उछलकर खड़ा हो गया। विनाश की भविष्यवाणी करने वाले तुम कौन हो? आंधी ने सिंहरन को संबोधित करते हुए रोष भरे स्वर में पूछा। एक मालव, सिंहरन ने निडरता से कहा। विशेष परिचय दो। तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र। मैं देर से चुपकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था। तुम दोनों की जिह्वा पर मेरी निंदा थी। छुपकर बातें सुनना कायरों का काम है, सिंहरन ने साहस के साथ कहा। ढिठ भी हो, ठहरो, तुम्हें सबक सिखाता हूँ, परंतु नहीं, पहले इन आचार्य से पूछ लूँ। वह चाणक्य की ओर उन्मुख हुआ। कई दिनों से इस बात की चर्चा सुन रहा था कि तुम मेरी यमन नरेश से मैत्री की निंदा कर रहे हो। मेरे ही अन्न से पलकर मेरे ही विरुद्ध कुचक्र रच रहे हो। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, राजकुमार, ब्राह्मण न किसी राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है। स्वतंत्रता से विचरता है और अमृत होकर जीता है। तुमने जो कहा है वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ समर्थ होते हुए भी स्वेच्छा से धन को ठुकराकर प्रकृति के कल्याण के लिए विद्या दान देता है। यह सब बनावटी बातें हैं और ये बड़ी बड़ी बातें तुम्हारे नीच कर्म पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुझे अपने कर्म पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है, चाणक्य ने पूर्व की तरह गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारी नज़रों में मेरी जो बातें नीच है, मेरी नज़रों में वही उत्कृष्ट है। तुम इस बात को अभी नहीं समझ रहे हो, जिसका फल भावी पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य के स्वामी बन रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी अपनी दुर्दशा को निहार रही है। तुम विद्यार्थियों को मेरे विरुद्ध भड़का रहे हो। भड़क वही सकता है जिसके हाथ में कुछ करने का अधिकार हो, जिसका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरी पर्वत से भी कठोर हो, जो यवनों के मित्रता के लिए खुद पलक पावड़े बिछाए खड़ा हो। बस ब्राह्मण, अपनी जिह्वा पर काबू कर। तूने खुद निर्णय दे दिया कि मेरे हाथ में अधिकार है और मैं चाहे यमनों से मित्रता करूं या शत्रुता, उस पर तुझे बोलने का अधिकार नहीं है। और अब तू बता, आंधी ने सिंहरन की ओर दृष्टि फेर कर कहा, तू बता, मेरी बुराइयाँ किसकी आज्ञा से सुन रहा था? गुरुकुल में सिर्फ गुरु की आज्ञा चलती है। उन्हीं की आज्ञा से सुन भी रहा था और बोल भी रहा था। आम भी तलवार साधे एक पग आगे बढ़ा। भाई अलका दौड़कर सामने आ गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? आम भी का क्रोधपूर्ण स्वर उभरा। आपके पीछे आपका अभिष्ट जानकर यहाँ आना पड़ा। मैं इसलिए पीछे पीछे आई ताकि तुम्हें अनिष्ट से बचा सकूं। अलका गांधार राजकुमारी थी। उसने राजकुमारी से ही अंदाज में बात भाई से कहा था, मुझे आशंका है कि इस दुष्ट से मुझे कुछ अनिष्ट पहुंच सकता है। पीछे हटो। मुझे इससे पूछना है कि यह किस हिम्मत से मेरी बुराई कर रहा था। आचार्य चाणक्य अपने स्थान पर बैठे मंद मंद मुस्कान समेटे हुए थे, क्योंकि उन्होंने चंद्रगुप्त। सुनो, मैं तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई कर रहा हूँ। तुमने यवन के आक्रमणकारियों से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपना स्वाभिमान बेच दिया है। इनके लिए गांधार का प्रवेश द्वार खोल दिया है ताकि वे इस मार्ग से आगे बढ़े और आर्यों को पथदलित करते चले जाए।
ओह असहाय! आम्बी चीख कर बोला, मैं तुम्हें बंदी बनाता हूँ, कदापि नहीं। कोई भी मालव तुम जैसे पतित इंसान को हाथों बंदी नहीं हो सकता। खामोश। सहसा दौड़ता हुआ चंद्रगुप्त आम्भी के सामने आ गया। उसके हाथ में तलवार थी। सिहरन के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हुए उसने कहा, राजकुमार, क्या आपने के म्यान में तलवार को रखने का स्थान नहीं है जो एक निरपराध पर तान रहे हो? म्यान का स्थान तो स्वर्ण से भर गया है। सिहरन ने व्यंग से कहा, तुम भी इस कुचक्र में लिप्त हो और इस मालव से मेरा अपमान करा रहे हो। इसे मृत्युदंड अवश्य मिलेगा। क्यों? क्या इसलिए कि यह तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और सही बात को कहने से घबराता नहीं? चंद्रगुप्त अपने स्थान पर डटा रहकर बोला। आम्भी का क्रोध प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था। उसने तलवार का हाथ घुमाया। खनाक की ध्वनि कौंधी। चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार पर आम्भी की तलवार का वार रोक लिया था। चंद्रगुप्त की तलवार का टकराव इतना जबरदस्त था कि आम्भी के हाथ से तलवार टकराते ही छूट गई। वह हतप्रभ हाथ उठाए हुए 2 पग पीछे हटा। उसके भावों से लग रहा था वह चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा कर रहा है। चंद्रगुप्त ने अपना पग न बढ़ाया, बावजूद इसके बीच में राजकुमारी अलका आ गई। उसने कहा, वीर चंद्रगुप्त, अच्छा हुआ तुम क्रोध में नहीं आए। बस जाओ राजकुमार, यहाँ कोई कुचक्र नहीं है। तुम स्वयं अपने कुचक्रों से अपनी रक्षा करो। सिहरन ने आगे बढ़कर कहा। आचार्य चाणक्य को अपने स्थान से उठकर उनके बीच आना पड़ा। उन्होंने आदेश्वर भरे स्वर में हाथ उठाकर कहा, राजकुमारी अलका, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि अपने क्रोध में अंधे हो रहे भाई को यहाँ से ले जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। ऐसा ही हो। चलो भाई। अलका ने अपने भाई की बाँह थाम कर कहा। आम्भी बहन के साथ जा रहा था, मगर क्षुब्ध था और क्रोध से भरा हुआ। सिहरन और चंद्रगुप्त को देखे जा रहा था। उसकी नज़रों से दूर हो जाने पर आचार्य चाणक्य ने कहा, आज की यह घटना असाधारण है। मेरा सुझाव है कि तुम शीघ्र ही तक्षशिला का त्याग कर दो। चंद्रगुप्त, आचार्य, हम मगध है और यह सिहरन मालवा। अच्छा होता यदि आज यहाँ हमारी शस्त्र परीक्षा हो जाती। चंद्रगुप्त ने कहा, क्या यह मेरी शिक्षा है? बालकों, किसी चपलता दिखाने का यह समय नहीं। तुम लोगों को शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, मगर बाहरी दुश्मन के विरुद्ध। आचार्य, आपकी दी हुई अब तक की शिक्षा का जो अर्थ मैंने समझा है, उसका निष्कर्ष यही निकलता है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही जीवन है। सिहरन मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा मान है। देखता हूँ इस आत्मसम्मान की परीक्षा में तुम भविष्य में कहाँ तक उत्तीर्ण होते हो। आपका आशीर्वाद से हम अवश्य उत्तीर्ण होंगे, सिहरन ने उत्साह के साथ कहा। चंद्रगुप्त द्वारा आत्मीय मित्र कहे जाने पर वह गर्वित था। तुम मालव हो और यह मगध है, ऐसा कहने से आत्मसम्मान नहीं बढ़ेगा। मालव और मगध को भूलकर तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी बढ़ेगा। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आर्यावर्त के सभी स्वतंत्र राष्ट्र अलग रहने के कारण एक विदेशी विजेता से पददलित होने जा रहे हैं। आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वैसा व्यंग भाव आम्भी के हृदय में भी शूल बनकर चुभा है। यह व्यंग भाव उसे पंचनंद नरेश पोरस से मिला है। उनका विरोधी बनकर शुद्ध हृदय अपने यवनों का स्वागत करने को तत्पर है, जो आर्यावर्त के सर्वनाश का कारण बनेगा। आचार्य, विश्वास रखिए, यह सब कुछ आर्यावर्त में नहीं होने पाएगा। आपका वरद हस्त प्राप्त चंद्रगुप्त शपथ पूर्वक कहता है कि वह प्राण से यवनों से आर्यावर्त की रक्षा करेगा। चाणक्य के चेहरे पर कुछ संतोष आया। वे बोले, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण हो, परंतु अब यहाँ रहकर समय गंवाना उचित न होगा। तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। मैं भी पंचनंद नरेश से मिलता हुआ मगध पहुँचूँगा। और सिहरन, तुम भी हमारे पीछे यहाँ अधिक समय तक न ठहरना। आचार्य, जैसा आपका आदेश, सिहरन ने कहा। उसने चाणक्य के पैर छुए, फिर तीनों 3 दिशाओं की ओर बढ़ गए। सिहरन कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसके सामने से तेजी के साथ अपनी ओर आती राजकुमारी अलका नजर आई। सिहरन ठिठक कर बोला, आओ देवी, स्वागत है। मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। क्यों देवी? क्या मैं रहने के लायक नहीं हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है,
परंतु उसमें उसका कोई विशेष दोष भी नहीं। जिसका जो मार्ग है वह उसी पर चलेगा। पर देखा है मैंने कि तुमने अनाधिकार चेष्टा की थी। मनुष्य जब दूसरे को अपनी मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है तब वह अपना चलना बंद कर देता है। किंतु मैंने यह भी पढ़ा है कि भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है वह दूसरे को लाभ पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है पर व्यर्थ नहीं। किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। जो केवल अपना जीवन और सुख देखते हैं वे स्वार्थी होते हैं। मानव तुम्हारे देश में तुम्हारा जीवन अमूल्य है, यहाँ सुरक्षित नहीं, अलका ने कहा। मैंने उस समय भाई को यहाँ से भेज दिया है पर वह अपमान की ज्वाला में सुलग रहा है। वह कभी भी सैनिकों के साथ पलटकर इधर आ सकता है। तुम गांधार को जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, यह तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए हितकर है। राजकुमारी, आपके सुझाव के लिए मैं उपकृत हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है। यही क्या समस्त आर्यावर्त है, इसलिए मैं क्या कहते हो? अलका आश्चर्य से बोली। गांधार आर्यावर्त से अलग नहीं, इसलिए इसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूँ। अलका ने गहरी सांस भरी बोली, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हो उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता और तुम्हारी भुजाओं में आर्यावर्त की रक्षा शक्ति है, इसलिए तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ कि गांधार को शीघ्र छोड़ दो। मैं आंधी को शक्ति भर पतन से रोकूंगी। उसके न मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होने पर पुकार लूँगी। जाओ वीर। अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने को बाध्य हो रहा हूँ, किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना पार न कर सकती तो मैं चेष्टा करूँगी। वीर, तुम्हारा नाम मालव नरेश का पुत्र शिहरन। अच्छा, फिर कभी? अलका ने प्रसन्नचित भाव से शिहरन को निहारते हुए कहा। शिहरन ने अपने पग बढ़ा दिए। उसने जाते जाते 2 बार पलटकर राजकुमारी अलका को देखा। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य का मिलन। सिकंदर के भारत आक्रमण से संबंधित जानकारियों को संक्षिप्त कर देने पर सिर्फ यह बात सामने आती है कि गांधार नरेश आंभी का सहयोग पाकर सिकंदर ने कोकम नरेश पोरस से भयंकर युद्ध किया था। इसी युद्ध में सिकंदर का प्रसिद्ध अश्व बुकाफेलस मारा गया था। सिकंदर स्वयं भी आहत हुआ था। खाए हुए उसी जख्म के कारण बाद में भारत से लौटते समय उसकी मृत्यु हुई। उस युद्ध में पोरस किस तरह लड़े और वह कैसा भयंकर युद्ध हुआ, यह केवल इससे ज्ञात हो जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर को स्वयं कहना पड़ा, आज हमको बराबरी का भीम पराक्रम शत्रु मिला और यूनानियों को तुल्य बल से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में यद्यपि सिकंदर को ही विजय से प्राप्त हुई थी, पर पोरस की निडरता और पौरुष बल देखकर वह इतना प्रभावित हुआ था कि उसे मैत्री संधि कर लेनी पड़ी थी। पोरस के जीते हुए राज्य को उसने लौटा दिया था। सिकंदर और पोरस का युद्ध भारतीय राजनीति में कोई साधारण घटना न थी। इस घटना का लंबा इतिहास है। इस इतिहास के महत्वपूर्ण सूत्रधार चाणक्य और चंद्रगुप्त है। इस ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटना में चंद्रगुप्त और चाणक्य को शामिल किए बगैर इतिहास का यह भाग अधूरा रह जाता है। इस संबंध में आइए संक्षेप में पहले चंद्रगुप्त का परिचय प्राप्त करें, फिर चाणक्य। चंद्रगुप्त के नाम के साथ मौर्य लगा हुआ है। इतिहासकार कहते हैं मौर्य का कुल का सबसे प्राचीन स्थान पिपलनी कानन था। वह राज्य महात्मा गौतम बुद्ध के काल में प्रतिष्ठित राजवंशों के रूप में प्रसिद्ध था। पिपली कानन के नागरिक वीर योद्धा थे, धार्मिक और सहिष्णु, अपने अधिकारों के प्रति सचेत थे। बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध के शरीर भस्म का एक भाग पाने वाले में पिपली कानन के मौर्य भी थे, जिसका उल्लेख बौद्धों ने किया है। वर्तमान में पिपली कानन उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले में नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ दूह और स्तूप है। इसे अब पिथरहिया कोट नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध यात्री फाहियान यहाँ के स्तूप आदि देखकर इसे कपिल वस्तु समझने की भूल कर बैठा था। मिस्टर पीपी ने इस स्थान की खुदाई कराकर इतिहास के समक्ष फाहियान के विचार भ्रम को दूर किया। इस पिपलली कानन में मौर्य लोग अपना छोटा सा राज स्वतंत्रता से संचालित करते थे। महावंश के एक अवतरण से यह बात सिद्ध होती है कि लोग क्षत्रिय थे। नाटककार विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त को वृषल कहकर संबोधित कराया।
है यह भी भ्रामक है, क्योंकि आगे चलकर चंद्रगुप्त के पौत्र सम्राट अशोक ने स्वयं को क्षत्रिय कहा है। यह किंवदंती प्रमुखता से प्रसिद्ध है कि मौर्य वंश मूड़ा नामक क्षुद्रा से चला। मूड़ा महानंद की उपपत्नी कही गई है। मूड़ा चंद्रगुप्त की माता थी। यह बात चाणक्य के इतिहास से भी सिद्ध है। मूड़ा महानंद नंद सम्राट की उपपत्नी थी तथा महानंद के अंश से ही चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। यह बात भी सिद्ध है। आगे के प्रकरण में जब चाणक्य मूड़ा से जाकर मिलता है और उनकी बातचीत सामने आती है तो स्पष्ट हो जाता है कि मूड़ा महानंद की उपपत्नी थी। महानंद ने उसे त्याज दिया था, राज्य निर्वासन का दंड देकर जंगल में भेज दिया था, जहाँ चंद्रगुप्त को मूड़ा ने जन्म दिया। पर मूड़ा क्षुद्र थी, यह असत्य है। उसका संबंध पिपली कानन से था, जो राजसी परिवार का क्षत्रिय स्त्री थी। महानंद की उपपत्नी बनना अचरज की बात नहीं। उस काल के शासक पत्नियों के अलावा कई कई उपपत्नियां रखते थे। मूड़ा के बारे में महानंद के रुष्ट होने के कारण रूप में कहा जाता है कि मूड़ा के शारीरिक संबंध महानंद के एक आमत सकटार से बन गए थे। जिसकी जानकारी महानंद को हुई तो उसने सकटार को बंदी बना कारागार में डलवा दिया तथा मूड़ा को राज्य निर्वासन दे दिया। निर्वासित होने के बाद मूड़ा पिपली कानन के वन में जाकर झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। वहीं उसने पुत्र को जन्म दिया। उस क्षेत्र में मोर अधिक संख्या में वास करते थे। इसी आधार पर कुछ लोग चंद्रगुप्त के नाम के साथ लगे मौर्य शब्द को मोर का बिगड़ा रूप मानते हैं, जो सही नहीं है। कुछ लोग उसकी माता मूड़ा के नाम के कारण उसे मौर्य कहते हैं, यह भी भ्रामक है। बहरहाल चंद्रगुप्त की कथा आगे बढ़ती है। सकटार को कारागार से निकल भागने का अवसर मिला। वह चाणक्य से मिला। दोनों ने मिलकर मूड़ा को खोजा, चंद्रगुप्त को मगध का राजा बनाने में योगदान दिया। यह कथा मुद्रा राक्षस ग्रंथ के आधार पर है, परंतु यह कथा सरित सागर के आधार पर बहुत कुछ संशोधित कर दी गई है। उस काल के एक अन्य विद्वान दुंडी ने लिखा है, कली के आदि में नंद नाम का एक राजवंश था। उसमें स्वार्थ सिद्धि नामक राजा मुख्य था। स्वार्थ सिद्धि की दो रानियां थी, एक सुनंदा, दूसरी विश्ला मूड़ा। सुनंदा को एक मांसपीड और मूड़ा के मौर्य उत्पन्न हुआ। मौर्य से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। मंत्री राक्षस ने उस मांसपिंड को 9 टुकड़े करके जल में रखा, जिससे 9 पुत्र हुए। स्वार्थ सिद्धि सुनंदा के 9 पुत्रों को राज्य देकर तपस्या करने चला गया। उन 9 नंदों ने मौर्य और उसके 8 पुत्रों को मार डाला। केवल एक चंद्रगुप्त प्राण बचाकर भागा, जो चाणक्य की सहायता से नंदों का नाश करके मगध का राजा बना। अर्थ कथा स्थविरावला कथा सरित सागर तथा ध्रुंडी के आधार पर चंद्रगुप्त के बारे में कुछ इस तरह की बातें सामने आती है। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र सोन और गंगा नदी के तट पर स्थित थी। राजधानी में किसी वस्तु का अभाव न था, वह हर प्रकार से सुरक्षित थी। उस समय महापद्म वहाँ का राजा था। महापद्म को लाल शौक भी कहा गया है। उसके लड़कों में सबसे बड़ा पुत्र मगध छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में रहता था। उस पुत्र ने शक्तिशाली बन पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया और उसके अन्य भाइयों ने कई वर्ष तक राज्य किया। नवे नंद का नाम ध्यानंद था। ध्यानंद बड़ा विलासी और क्रूर था। उसने मंत्री सकटार को बंदी बनाकर वररुचि नामक व्यक्ति को मंत्री बनाया। वररुचि की सकटार से मित्रता थी। उसने सकटार को बंदी गृह से भाग जाने का अवसर दिया। यह भी वर्णन मिलता है कि सकटार के धनानंद की उपपत्नी मूड़ा से अवैध संबंधों की जानकारी के होने पर उसने मूड़ा को राज्य निकाला देकर सकटार को बंदी बना लिया था। बंदी गृह से निकलकर सकटार भटकने लगा था। दूसरी ओर अब ब्राह्मण आचार्य चाणक्य की कथा जुड़ती है। चाणक्य के बहुत से नाम मिलते हैं। विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, वात्स्यायन, द्रुमिल इत्यादि अनेक प्रसिद्ध नाम हैं। वे चाणक्य के पुत्र थे। चाणक्य अपने समय का श्रेष्ठ विद्वान और आचार्य था। चाणक्य की कथाओं में मिलता है कि वे श्याम वर्ण के तथा कुरूप थे। वे विद्यार्जन करके लौट रहे थे कि रास्ते में उनके पैर में कुसा गर गई। इस पर चाणक्य इतने कुपित हुए कि उन्होंने प्रण लिया कि जहाँ तक कुसा फैली हुई है उसका जड़ मूल से नाश करके ही आगे बढ़ेंगे। वे कुसा को खोदकर जड़ में मट्ठा भरने लगे। नौवे नंद धनानंद के अत्याचार से सेनापति और राज दरबारी भी उबे हुए थे। धनानंद ने यज्ञ का आयोजन करने हेतु ब्राह्मण भोज की व्यवस्था की।
उसने दरबारियों को ब्राह्मणों को खोज कर लाने का जिम्मा सौंपा। एक दरबारी जब इस कार्य के लिए निकला तो उसने मार्ग में कुसा खोदकर उसकी जड़ में मट्ठा भरते व्यक्ति को देखा। उत्सुकतावश निकट पहुँच उसने उस ब्राह्मण के रूप में पाकर उचित आदर प्रकट करके उस कार्य का कारण पूछा जो वह उस समय कर रहा था। चाणक्य के बताने बाद मंत्री ने मन ही मन सोचा कि वह अत्यंत क्रोधी और अपनी जिद का पक्का इंसान है। यदि इसे ब्राह्मण भोज के लिए आमंत्रित कर दिया तथा राजा द्वारा किसी तरह अपमानित करा दिया जाए तो नंद वंश का नाश कुछ इसी प्रकार यह हठी ब्राह्मण किए बगैर न रहेगा, जैसे पैर में कुसा चुभ जाने के कारण इसका नाश कर रहा है। मंत्री को ऐसा संभव ही दिखाई दिया क्योंकि चाणक्य काला और कुरूप था। धनानंद काले और कुरूप लोगों को पसंद नहीं करता था। मन ही मन यह युक्ति सोचकर मंत्री ने चाणक्य को राजा धनानंद के यहाँ ब्राह्मण भोज के लिए आमंत्रित कर दिया। सैकड़ों ब्राह्मणों के बीच भोज के अवसर पर वह काला और कुरूप ब्राह्मण पहुँचा तो उसे देख और पहचान कर समस्त ब्राह्मणों ने उसे उचित सम्मान देते हुए अगली पंक्ति में स्थान दिया। उन सबको यह मालूम था कि विद्वान आचार्य जनक का पुत्र चाणक्य अपने पिता से कहीं अधिक विद्वान है। भोज प्रारंभ होने से पूर्व धनानंद ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेने के लिए बढ़ा तो उसने कुरूप और काले ब्राह्मण को देख उसके ब्राह्मण होने पर शंका की और अनादर कर दिया। उसे भोज से उठ जाने का आदेश सुनाया। मंत्रियों ने धनानंद को बताया कि वह महाविद्वान चाणक्य के पुत्र है। उन्होंने चाणक्य की विद्वता की जानकारी भी दी। इस पर धनानंद और भी क्रुद्ध हो गया। उसने अनुचरों को आदेश दिया कि यदि वह तुरंत बाहर न जाए तो उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाओ। धनानंद के इस कथन को सुन चाणक्य ने एक झटके से अपनी शिखा खोल अनुचरों को अपने स्थान पर रुकने का आदेश दे क्रोध में तमतमाए चेहरे से उसने घोषणा की, राजा, मैं आज का यह अपमान भूलूंगा नहीं। मैंने शिखा खोल दी है। यहाँ विराजमान ब्राह्मण मंडली के समक्ष प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तेरा वंश सहित नाश नहीं कर दूंगा शिखा नहीं बांधूंगा। उसकी प्रतिज्ञा को सुन धनानंद ने ठहाका लगाते हुए कहा था, तब तो तेरी शिक्षा जीवन भर खुली रहेगी। काले ब्राह्मण चाणक्य ताजमहल में सन्नाटा था। चाणक्य लंबे लंबे डग भरता चला गया था। समय गुजरता रहा। लोग इस घटना को धीरे धीरे भूल गए, पर चाणक्य अपने अपमान को भूला न था। वह शिक्षा दान देता हुआ एक राज्य से दूसरे राज्य आ जा रहा था। एक दिन उसका गुजर उस क्षेत्र से हुआ जहाँ मूरा निवास करती थी। संयोग से भटकता हुआ सकटार भी उसी मार्ग पर आ निकला। सकटार को अपमानित ब्राह्मण के बारे में ज्ञात हो चुका था और चाणक्य को सकटार के बारे में पहले से ही जानकारी मिल गई थी। दोनों का आमना सामना हुआ। सकटार ने उसके श्याम वर्ण कुरूप चेहरा और खुली शिखा के आधार पर तुरंत पहचान लिया कि वह चाणक्य है। परिचय देने पर चाणक्य ने भी सकटार को पहचान लिया। सकटार ने आगे जानकारी दी, वह उस क्षेत्र में एक विशेष सूचना पाकर आया है। यहाँ मूरा नामक धनानंद की त्याज्य पत्नी निवास करती है। जानकारी मिली है कि वह पुत्रवती हुई है। उसका पुत्र बड़ा हो चुका है। मूरा का पुत्र राजपुत्र है और उसकी माँ के लिए धनानंद घृणा का पात्र है। मूरा पुत्र की रंगों में धनानंद के बारे में घृणा की ज्वाला गोद में खिलाने के समय से ही भरती आई होगी। उसने अपनी योजना बताते हुए कहा था कि वे उस पुत्र को शस्त्र विद्या से पूर्ण करेगा आज और आचार्य चाणक्य उसे शास्त्र विद्या में पारंगत करेंगे। उसने आगे कहा था कि इस प्रकार हम तीनों मूरा में और आप मिलकर एक बालक को इतना शक्तिशाली बनाएंगे कि वह धनानंद का नाश कर सकेगा। सकटार का कथन सुनकर चाणक्य ने कहा था, मैं काफ़ी समय से अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की युक्तियों में लगा हूँ। मंत्री सकटार, तुमने शब्द नाश कर सकेगा का प्रयोग किया है, पर मैं प्रण लेता हूँ कि उसके हाथों दुराचारी धनानंद और उसके वंश का नाश कराऊंगा। इस प्रकार एक ही उद्देश्य के लिए चाणक्य को सकटार का साथ मिला था। सकटार के साथ वे उस दिशा में बढ़ चले थे जहाँ के बारे में सकटार को सूचना थी कि मूरा अपने पुत्र के साथ निवास करती है। दोनों ने दूर से ही देखा, एक विशिष्ट बल वाला बालक बस्ती के बाहर खेल रहा है। उसके साथ कई अन्य बालक थे। अन्य बालक उस विशिष्ट बल वाले बालक की प्रजा और वह स्वयं राजा बना हुआ था।
उन्हीं लड़कों में वह किसी को घोड़ा किसी को हाथी बनाकर चढ़ता और दंड तथा पुरस्कार आदि देने का राजकीय अभिनय कर रहा था। चाणक्य और सक्टार ने उसकी राजक्रीड़ा ध्यान से देखी। सक्टार पीछे रुक गए थे क्योंकि मूढ़ा द्वारा उनके पहचाने जाने का खतरा था। वे नहीं चाहते थे कि समय से पूर्व मूढ़ा के सामने आकर पहचाने जाए। चाणक्य के मन में कुतूहल हुआ और विनोद भी। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में उस बालक के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। राजा बने बालक ने राजा की उदारता प्रकट करते हुए सामने चढ़ती गौ को दिखाकर कहा, इनमें से जो इच्छा हो तुम ले लो। चाणक्य ने हंसकर कहा, राजन, ये जिसकी गाय है वे मारने लगे तो? बालक ने गर्व से छाती फुलाते हुए कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? जब मैं राजा हूँ तब मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। चाणक्य ने पूछा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रगुप्त, बालक ने बताया। इससे पहले कि चाणक्य चंद्रगुप्त से और कुछ पूछते, उसकी माँ वहाँ आ गई। उसने कहा, ब्राह्मण देवता, आप मेरे बच्चे को क्षमा करें। यह हर किसी से ठिठोली करता है, इसके अपराध पर ध्यान न दे। यह बड़ा होनहार बालक है। चाणक्य ने कहा था, मैं इसमें राजसी गुणों को देख चुका हूँ। तुम्हारा परिचय क्या है देवी? मैं मूढ़ा नाम से पुकारी जाती हूँ। इस बालक के पिता का परिचय दो। चाणक्य ने कहा, ब्राह्मण देवता, जब यह बालक गर्भ में था तब ही मैं इसके पिता द्वारा लांछित करके ठुकरा दी गई। अब मैं ही इसकी माता हूँ और पिता भी। मैं जान गया। चाणक्य ने संतुष्ट स्वर में कहा, तुम धनानंद की उपपत्नी मूढ़ा हो। इस बात की चर्चा मैं सुन चुका हूँ। अन्यायी और विलासी राजा ने तुम्हें संदेह के आधार पर राज्य निकाला का आदेश दे दिया था। फिर तो आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है महाराज। मैं चनक पुत्र चाणक्य हूँ। तक्षशिला के गुरुकुल पीठ में अर्थशास्त्र का आचार्य हूँ। अहोभाग्य, आपका दर्शन लाभ प्राप्त कर मैं धन्य हुई। मूढ़ा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्ण स्वर में कहा। उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि चाणक्य का नाम उसके लिए अपरिचित न था। देवी, बालक होनहार है, इसमें राजसी गुण है। मेरा अनुरोध है कि मेरे गुरुकुल में शिक्षा के लिए भर्ती करा दो। मैं इसे समस्त विद्याओं से युक्त करने का प्रयास करूंगा। यह मेरे और मेरे बच्चे के लिए सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए संतोष की बात कि मैं इस बालक को उसका अधिकार दिलाने में प्रयास में लग जाऊंगा जिसकी वह अधिकारी है। राजा के अंश से उत्पन्न बालक को आने वाले समय में राजा ही होना चाहिए, यही उसका अधिकार है। चाणक्य कहता रहा, लेकिन मैं इस बात को भी जानता हूँ कि धनानंद अहंकारी, क्रूर और विलासी इंसान है। इससे अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा। अधिकार पाने के लिए शक्ति संचित करनी पड़ेगी। क्या तुम अपने पुत्र के अधिकार दिलाने और अपने साथ हुए अन्याय के विरुद्ध इस धर्म युद्ध में विचारों से मेरे साथ हो देवी? मैं केवल विचारों से ही नहीं, यथाशक्ति जिस योग्य हूँ आपके साथ हूँ। आचार्य चाणक्य, धन्यवाद देवी। अब मैं निश्चिंत होकर अपने धर्म का पालन कर सकूँगा। मूढ़ा ने पुत्र के साथ गुरुकुल में शीघ्र उपस्थित होने का चाणक्य को वचन दिया। चाणक्य ने विदा ली। वह लौटकर सक्टार के पास आया, मूढ़ा से हुई वार्ता की जानकारी दी। चाणक्य का कथन पूरा होने पर सक्टार ने कहा, चंद्रगुप्त मूढ़ा का इकलौता सहारा है। पुत्र के अलावा इस संसार में उसका कोई दूसरा सहारा नहीं। जिससे इसका पुत्र है उसने उसे त्याज दिया है। इस स्थिति में क्या उसे पुत्र मोह न सताएगा? आप कहना क्या चाहते हैं? चाणक्य ने गंभीर स्वर में पूछा। इकलौते पुत्र को अपने से दूर करने से पूर्व 100 बार सोचेगी। वह एक बार भी न सोचेगी। जितना सोचना था सोच चुकी। वह शीघ्र से शीघ्र हमारी आशा से भी पूर्व अपने पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश दिलाने के लिए आ पहुँचेगी। इस विश्वास का आधार सक्टार ने पूछा। आधार को तुम मुझसे प्रश्न करते समय स्वयं ही बता चुके हो। हाँ, जब तुम मूढ़ा के बारे में इकलौते पुत्र को लेकर शंका कर रहे थे, उसी संदर्भ में यह बात भी कही थी जिससे उसका पुत्र उसने उसे त्याज दिया है। हाँ, मैंने कहा था, सक्टार ने स्वीकार किया। यही सबसे मुख्य आधार है। पति द्वारा त्याज दी गई स्त्री सदा स्वयं को अपमानित महसूस करती रहती है। यह बात न सिर्फ उसे पीड़ित बल्कि आंदोलित करती रहती है। वह अपना अधिकार पाने को अभिलाषी रहती है या फिर प्रतिशोध के लिए छटपटाती होती है। मूढ़ा को ज्ञात है कि धनानंद स्वप्न में भी उसे अधिकार देने की बात नहीं सोच सकता। इस स्थिति में उसके प्रतिशोध की छटपटाहट है। उसने स्वयं पुत्र जन्म के बाद इस स्वप्न को न जाने कितनी बार संजोया होगा कि उसका पुत्र
उसका विनाश करेगा। जिसने उसे अकारण लांछित करके त्याज दिया, दंड स्वरूप निर्जन स्थान पर भेज दिया। शकटार ने इस भाव में गर्दन हिलाया जैसे बताना चाहता हो कि वह चाणक्य के कथन के भेद को समझ गया है। चाणक्य ने और आगे स्पष्ट करते हुए कहा, वह मेरे बारे में पूर्व से परिचित है। अवश्य उसे ज्ञात है कि मैं महानंद से अपमानित हुआ हूँ। उसने मेरा परिचय पाने के बाद विश्वास जताया कि उस अपने अपमान का बदला लेने के लिए मैं चंद्रगुप्त को इस तरह से दीक्षित करूंगा, युवा होकर वह नंद वंश का विनाश कर सके। क्या ऐसा उसने प्रकट किया? मुख से नहीं, अपितु उसके चेहरे का तेज, आंखों की चमक और भाव भंगिमा से इस बात का चीख चीख कर ऐलान कर रही थी कि वह महानंद का विनाश चाहती है। ओह, तब तो वह अपने पुत्र को गुरुकुल में प्रवेश दिलाने शीघ्र से शीघ्र पहुँचेगी। आचार्य चाणक्य, शकटार ने कहा, अब हमारे पथ अलग होते हैं। मैं गुरुकुल के लिए रवाना होता हूँ, तुम उस समय की प्रतीक्षा करना जबकि चंद्रगुप्त को युद्ध कला में प्रवीण होने की आवश्यकता पड़े। मैं सदा तत्पर रहूँगा, आपका स्मरण करते ही जहाँ आवश्यकता होगी पहुँच जाऊँगा। उसके बाद दोनों अपने अपने मार्ग पर चल पड़ी। स्मृतियों के शूल तक्षशिला के लिए रवाना हुआ चाणक्य रास्ते में पड़ने वाले पाटलिपुत्र की एक जर्जरित कुटी के सम्मुख पहुंचकर रुक गया। उस स्थान से उसके बाल्यकाल की स्मृतियाँ जुड़ी हुई थी। वह जर्जरित कुटी के सम्मुख रुककर सोचने लगा, यही झोपड़ी थी जहाँ पिताजी मुझे गोद में बिठाकर राजमंदिर का सुख अनुभव कराते थे। ब्राह्मण होने के कारण वे साधारण जीविका से संतुष्ट रहते थे। वह अध्यापन के लिए गया तो वर्षों लौट कर नहीं आया। उसके पीछे पिताजी कहाँ गए कोई नहीं जानता। अब इस स्थान पर मुझे भी कोई नहीं पहचानता होगा। यह मगध का राष्ट्र है, यहाँ प्रजा की चिंता किसे है। मेरा पिता चनक विद्वान ब्राह्मण चनक अपनी वृद्धावस्था में न जाने कहाँ ठोकरी खाता होगा। पता नहीं जीवित भी है या मृत्यु को प्राप्त हो गया। चाणक्य अभी स्मृतियों के शूल से बेधित हो ही रहा था कि बस्ती का वृद्ध लपकता हुआ उसकी ओर आया। उसने सिर से पैर तक चाणक्य को देखकर घूरा, नितांत अजनबी पाकर कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? इस घर को देर से क्या घूर कर देख रहे हो? यह घर है, इसे तो पशु की खोह कहते हैं। हुए भी संकोच होता है। यहाँ कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जिसके लुटने का तुम भय कर रहे हो। यह स्वर्ण रत्नों का ढेर से भी बहुमूल्य स्थान है। पथिक वृद्ध ने आर्द्र स्वर में कहा, तुम्हें पता नहीं यह आचार्य चनक की कुटिया है। उन जैसा विद्वान पाटलिपुत्र में दूसरा नहीं हुआ। वे कहाँ गए, आप बता सकते हैं? चाणक्य ने अधीर पूछा। इसे उस बात का संतोष हुआ कि उसके पिता को लोग इतना बड़ा सम्मान आज भी करते हैं। उसके पिता की कुटिया को स्वर्ण रत्नों के ढेर से भी बहुमूल्य स्थान समझते हैं। कई वर्ष हुए राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिए। ब्राह्मण चनक भी पूरे हटी थे। उन्होंने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ कर दिया था। वे इस बात से रुष्ट हुए थे कि राजा ने अपने सच्चे मित्र शकटार को बंदी गृह में डालकर वध करवा डाला था। वे प्रजा के बीच जा जाकर कहने लगे थे कि नंद हत्यारा है, राक्षसी राज करने वाला है। अच्छा, फिर क्या हुआ? वे पकड़े गए, वह भी उस समय जबकि नंद की सवारी निकल रही थी। राजा के लिए राजपथ की सवारी निकल रही थी और दोनों ओर नागरिक खड़ी राजा का जय जयकार कर रहे थे। अचानक ब्राह्मण चनक ने राजा की सवारी के सामने आकर आक्रोश के साथ प्रजा को उपदेश देना आरंभ कर दिया कि राजा जयकार का नहीं निंदा का पात्र है। कहा कि उसके मित्र शकटार का राजा ने वध करवा डाला है। नंद के विश्वास दिलाना चाहा कि शकटार का वध नहीं हुआ था, वह बंदी है, पर चनक माने नहीं। उन्होंने हट कि शकटार यदि बंदी है तो उसे छोड़ा जाए। राजा नंद ने क्रुद्ध होकर उन्हें उसी समय मगध निर्वासन का आदेश दे दिया। तब से उनका कुछ पता नहीं। बस यह भग्न कुटी पथिकों के लिए इस बात की निशानी है कि कभी यहाँ विद्वान ब्राह्मण चनक रहा करते थे। अपनी बात पूरी कर वृद्धा घूमा और वहाँ से जाने के लिए पग बढ़ा दिए। चाणक्य के कुछ विचारों और जाते हुए वृद्ध को आवाज़ देकर रोका। उसने निकट जाकर पूछा, एक बात और बताते जाए, श्रीमान नंद के मंत्री शकटार की एक कन्या थी सुभाषिनी, वह कहाँ है? वह बौद्ध विहार में चली गई थी, वह पर वहाँ भी अधिक समय तक न रही। बाद में सुना कि वह नृत्य ज्ञान करने लगी, पर अब कहाँ है पता नहीं। वृद्धा चला गया। चाणक्य ने रोका नहीं। शकटार से वह उसकी पुत्री के बारे में जानकारी न पा सका था, पर वृद्ध से यह जानकारी पाकर संतोष हुआ कि सुभाषिनी राजकोष से जीवित बच गई है। सुभाषिनी के साथ उसका बचपना